तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो लास्ट जो टॉपिक था वो अपना वो था थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये थी अपनी इलेक्ट्रॉन में करा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। अगर वो वीडियो देख ली तुमने तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो जरूर जाकर देख ले पहले, जिससे तुम्हारे पुराने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और तभी हम आगे इसका देख पाए। ठीक है, इससे तुम्हें ये और अच्छी समझ में आ पाए। ठीक है, तो ये क्या है, बल्क फंक्शन क्या होता है, तो बल्क फंक्शन देखना एक बार जरूरी है। अच्छा, तुम्हें मैंने एक बार थ्रेशोल्ड एनर्जी कराई थी इससे जस्ट पहले वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वहां मैंने तो बताया था कि एक मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी उसके। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये भी कुछ उसी का ही एक फॉर्म है, बल्क फंक्शन। तो अब इसमें क्या है, एक बार देखो, तो ये साई यहां देखो, तुम्हें एक चीज बताइए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो ये साई सॉरी फाई, ये फाई और यहाँ पे कौन है, एच न्यू नॉट। तो ये न्यू कौन है, ये न्यू वही तो है भाई, ये पूरा कौन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये कौन है, फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, अच्छा अब यहां देखो एक बार, तो यहां जो फाई जो है वो ही डब्ल्यू के बराबर है, और डब्ल्यू कौन है, बल्क फंक्शन है ये। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं है, सेम ही चीज है, दिख रहा है, तो कुछ और नहीं, अलग से नहीं, वही चीज है। चलो अब आगे देखते हैं कुछ नया। अब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि इसकी जो वीडियो में पहले बता चुका हूँ, लेकिन अभी फॉर्मूले वगैरह यहाँ उसकी डेफिनेशन वगैरह मैं इससे पहले बता चुका हूँ, और अगर देखिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी ना तो जरूर जाकर के देख जरूर लेना, क्योंकि ये आगे के जो टॉपिक है वो तुम्हें क्लियर होंगे नहीं जब तक तुम्हारा पिछले का क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए पीछे वाली वीडियो देखना बहुत जरूरी है, पहले उनको जरूर जाकर देख लें, उसके बाद ये नई पे आना फिर। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, पर ध्यान से देखो, तो तुम्हें बताया था मैंने एनर्जी, अब ये टोटल एनर्जी है और ये कौन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और ये कौन है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये एक बार समझो ये है क्या चीज, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, देखो अब ये मानो कि अपने पास एक मेटल प्लेट है। ठीक है, कौन है ये, अपने पास एक मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट। ठीक है, यहां से कोई वेव आ रही है, जो लाइट है वो आ रही है यहां से, और इसके अंदर कुछ एनर्जी होगी और इसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होगा, और जब ये लाइट यहाँ पड़ रही है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ये लाइट जब उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ रही है ये होती है पैकेट की फॉर्म में, उस पैकेट का नाम क्या होता है, फोटोन। तो यानी कि फोटोन जब यहाँ पड़ेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कितनी स्पीड से निकलेगा वो तो बताओ। तो ये इलेक्ट्रॉन पहला निकला, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब, कि जब इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी अपनी मिल जाएगी। ठीक है, और जब तक इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं मिलेगी वो यहाँ से मूव ही नहीं करेगा, निकलेगा ही नहीं। तो अब जाहिर सी बात है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले से इलेक्ट्रॉन ने ली, देन वो यहाँ से गया। अब जब गया है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, वो आई तो यहीं से है ना। तो यानी कि ये जो फोटोन आ रहा है, इस फोटोन की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ई। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है जो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसे हम क्या बोलेंगे, ई नॉट। ठीक है, अच्छा अब तो ये एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, एक तो यहां से जो निकल रही है वो, और देन प्लस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो। तो यानी कि फॉर्मूला बनता है फिर ई इक्वल टू ई नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। अब ये हाफ एम बी स्क्वायर क्या चीज है, ये हाफ एम बी स्क्वायर जो है वो क्या चीज, यही तो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये कौन है, काइनेटिक एनर्जी है। मैं इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा, देख, तो यानी कि जो एनर्जी है टोटल, E इक्वल टू क्या हो जाती है, ई नॉट प्लस के ई, और यहाँ के कौन है, यहाँ पे के कौन है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम अच्छे से।
तो यही फॉर्मूला जो है ऊपर दिखाया गया है तुम्हें। मैं इसको पहले रख कर दूँ, शायद अभी चलते हैं ऊपर। देखो ये वही है। तो यहाँ ई मतलब क्या था, एच न्यू, बता चुका हूँ पहले से, ई मतलब एच न्यू, और यहाँ पे नॉट लगा था इसलिए एच न्यू नॉट हो गया। और प्लस कौन है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये कौन है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कौन है ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो एक बार, तो ये काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी वो हम पता कैसे करेंगे। तो ये चीज जो है वो इसको इधर पहुंचा दो तो ये माइनस में हो जाएगी, और इसको हमने क्या माना था 5। तो देखो ये जो है ई फोटोन की एनर्जी जो है टोटल वो ये रही, और इधर ये होगा ना 5, ये इसी को हमने 5 बना दिया, वो आ गया इधर, तो ये हो गया माइनस में। और कौन क्या बराबर क्या बच रहा है यहाँ पे, के ई यानी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ फ्रॉम द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, अब ये क्या है, कंजर्वेशन रहेगी एनर्जी तो वहीं से तो ये लिया गया, फॉर्मूला ही बना हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे एम कौन है, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी मतलब कौन है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तुम्हें कई में पहले से पता होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें बता दी जाती है। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन अस। तो ये फॉर्मूला है जो ऊपर बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे है। ठीक है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और यहाँ पे जो न्यू है वो क्या चीज है, सी अपॉन लेमडा। इससे पहले बता चुका हूँ मैं, सी लेमडा और ये फ्रिक्वेंसी में फॉर्मूला मतलब बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले से। ठीक है, इससे पहले मैं करा चुका हूँ, तो वहीं से लिया गया। तो यानी कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है वो कौन है, सी अपॉन लेमडा। तो जो काइनेटिक एनर्जी वही है, एच वही है, और न्यू मतलब सी अपॉन लेमडा। सेम चीज यहाँ पे नोट लगा दिया, यहाँ पे भी नोट लगा दिया। तो ये फॉर्मूला दोनों एक ही है और वहीं से बना हुआ है। ठीक है, बस फॉर्मूला को याद रखना जिससे तुम न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओ, वरना में दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ग्राफ है तो एक बार देख लो अच्छे से। हालांकि जो ग्राफ है वो आते कम है, आते नहीं है, बट देख लो एक बार। चलो, प्लॉटिंग काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो प्लॉट किया गया हमने वो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे रेड करके बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया कौन, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिया हमने कौन, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे दोनों चीज हमने ले लिया। अब एक बार ये देखो, यहाँ पे जो गैप है वो गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यू नॉट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं मिलेगी वहां से निकलेगी नहीं। तो इतनी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड में चली गई, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। अब यहाँ देखो, फ्रॉम द प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी इट शोज लीनियर वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तुम समझ गए इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि लीनियर हमें फॉर्म मिलती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगी, क्योंकि ये एच न्यू नॉट क्या चीज है, वही यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला है, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, पता को न्यू नॉट, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक अब जो जाएगा वो सीधा सीधा का ग्राफ बनेगा डायरेक्ट, वो जितनी एनर्जी से एक्स्ट्रा मिलेगी वो सब काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी इसकी। ठीक है, चलो अब एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन क्या चीज होती है। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब एक्सीलेटर। अगर किसी चीज को तुम लोग एक्सीलेट कर रहे हैं ना, जस्ट उसका उल्टा होता है डिसेलरेशन। ठीक है, ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब यहाँ देखो, तो यहाँ मतलब लिख भी दी गया है, देखो एक बार। एक्सेलरेशन जो है वो क्या चीज है, इफ अ पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाई टू लोअर पोटेंशियल। याद रखना, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ चलता है, वो देखो एक बार, पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। याद रखना, हाई से कहाँ चलेगा, ये लो, कौन पॉजिटिव, उसका उल्टा होगा कौन, नेगेटिव चार्ज। देखो, लाइक एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो कैथोड से कहाँ जा रहा है, एनोड जा रहा है। ठीक है, हाई से लो की तरफ जा रहा है। और नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, जस्ट उसका उल्टा होता है। और जो डिसेलरेशन जो है वो क्या है, इज द अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा होता है। अगर एक स्पीड को बढ़ाएगा तो दूसरा उसको कम भी कर देगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। स्टॉपिक पोटेंशियल। अब स्टॉपिक पोटेंशियल क्या, तो यानी कि स्टॉप करेंगे ये वो पोटेंशियल, देखो मिनिमम
अपोजिशन पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, ठीक है, और ये कौन है, काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ गई बात? छोटा सा स्टेटमेंट है, कुछ नहीं उसके अंदर। अब देखो, तो ये कौन है, एक्सेलरेशन पोटेंशियल वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज अप्लाई टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अगर तुम वोल्टेज बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। छोटा सा स्टेटमेंट है, वो सब ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है, कुछ नहीं। चलो, ये भी ग्राफ है। तो ये फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं, इसीलिए ये ग्राफ जो एकदम सीधा है, एकदम जीरो में जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको पोटेंशियल पे, ठीक है। चलो, ऐसे सेम ये भी है, देखो। तो फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एट डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब अगर इंटेंसिटी अगर अलग अलग होगी तो जाहिर सी बात है भाई, वो तो फिर अलग अलग होना ही होना है। देखो, अब यहाँ पे कौन है, वी नॉट तुम्हें पता ही है कौन है यहाँ पे, और यहाँ से लिया गया कौन, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे हमने मान लिया गया, ठीक है। यहाँ से जो वेव जा रही है करके देखो यहाँ पे, तो इनकी इंटेंसिटी अलग अलग है, इसलिए ग्राफ जो है वो चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे कौन है, फोटो करंट है यहाँ पे, ठीक है। ये फोटो करंट है और ये कौन है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो जो इंटेंसिटी है इसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे अलग अलग लाइन तुम्हें यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ, तो फोटो करंट एट डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हेयर, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज सेम, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे ये इंपोर्टेंट चीज है, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो इससे पहले तो मैं थॉमसन का करा दिया, रदरफोर्ड का करा दिया, दोनों में कुछ फेलियर पॉइंट थे, करा चुका। अब आ गया तुम्हारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर कौन था, बोहर यानी कि जो रदरफोर्ड थे ना, उन्हीं की लैब में काम करने वाला एक बंदा था, उनसे कुछ सीखने को मिल रहा था, उसको सीख रहा था अच्छे से। और देन हुआ ये कि वो जब फेल हुए तो फिर बोहर को वहाँ से ना कुछ पॉइंट मिल गए थे अच्छे खासे सीखने के लिए, उन्हें अच्छी खासी नॉलेज हुई। देन उसके बाद जो उनके वीक पॉइंट थे, जो उनकी कमियां रही थी, जो उनकी लिमिटेशन रही थी, उनको दूर कर दिया बोहर ने और अपना नया मॉडल दे दिया, ठीक है। तो मॉडल क्या है देखते हैं आगे चल के। तो ये उनकी पोस्टुलेट है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, तो देखो यहाँ कंसेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अब जो मतलब एटम है, उस एटम के बीच में कौन है, यहाँ न्यूक्लियस है, और यहाँ पे कौन बन रही है, यहाँ पे सर्कल बन रही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कौन बन रही है, सर्कल बन रही है। तो यहाँ पे जो इनकी चारों ओर है उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक। देखो भाई बोला है कंसेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो जो गोल है एकदम, और ये कौन है, ऑर्बिट है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, the earth orbit have fixed value of energy। तो जो ऑर्बिट है ना, इनकी सबकी अपनी अपनी एनर्जी जो है वो फिक्स है एकदम, ठीक है। और एक दूसरे के मल्टीपल में होती है एनर्जी बेस की, अभी आगे बताएंगे तो कैसे होती है, ठीक है, और कितनी कितनी होती है। देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे जो है एक बात याद रखना, यहाँ पे जो सर्कल है ना, इनकी एनर्जी आपस में फिक्स है और एक दूसरे के मल्टीपल में होती है, ध्यान रख लेना। उसमें अगर थोड़ा सा भी कम हुआ है, ज़्यादा हुआ, तो अगली साइकिल नहीं बनेगी, यानी कि अगला ऑर्बिट बनेगा ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ घूम रहा है और फिर यहाँ घूमने बीच में लग जाए, यहाँ पे नई ऑर्बिट बन जाए, वो ऑर्बिट ऐसे कभी नहीं बनती, ध्यान रखना। जितनी इसकी एनर्जी है उसकी मल्टीपल में, यानी कि दोगुना या फिर तीन गुना या फिर चार गुना, ऐसे करके अलग अलग नई ऑर्बिट यहाँ इसके चारों कई सारी होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि कभी इन दोनों के बीच में यहाँ पे नया बन जाए, यहाँ जैसे मान लो पहली सर्कल ये दूसरी सर्कल ये, और यहाँ पे बना दिया हम कुछ 1.5 करके, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो मल्टीपल में ही होती है। अब यहाँ देखो स्टेशनरी ऑर्बिट और
है, एनर्जी स्टैटिक लेवल्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं और एनर्जी स्टेट्स लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रॉपर रहते हैं तो वो तो उसका क्या है स्टेशनरी, और अगर उनको जब एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी हायर एनर्जी वाले सेल में चले जाते हैं, अपनी ऑर्बिट में चले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एनर्जी स्टेट लेवल्स। बात समझ में आ गई। डिटेल इनकी अभी आगे आएगी तो टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है। ये देखो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो याद रखना इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो उसका क्वांटाइज होता है। अब एक बात यहाँ ध्यान से देखना और यही चीज़ों में बताई गई है। तो यानी कि एम बी आर कौन है, एंगुलर मोमेंटम जो किसके बराबर एन एच अपॉन टू पाई के। अब यहाँ देखो एच कॉन्स्टेंट है, टू कॉन्स्टेंट है और पाई कॉन्स्टेंट है, बचा कौन एन। तो इनके ही मल्टीपल में जो सेल्स बनती हैं इसके ध्यान रखना, ठीक है। तो फिलहाल ये दोनों बराबर हैं और एनर्जी लेवल भी इनसे आता है। अभी इसका भी आगे डिटेल में दिया गया, ठीक है, बताएंगे अभी आगे। तो फिलहाल इसका ध्यान रखो। तो जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो क्वांटाइज है, वो इसी के मल्टीपल नंबर में होगा। और यहाँ पे एन मतलब 1 2 3 4 होंगे, यहाँ पे मतलब 1.5 2.5 ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो नंबर यानी कि सिंपल नंबर आएंगे 1 2 3 4 5। तो ये इसका क्वांटाइज है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो एकदम क्वांटाइज है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसी का मल्टीपल बनता है ये, यहाँ तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे करके ये बनता है, ठीक है। क्या देखो तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट्स इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे एन मतलब नंबर है और इसी का क्या होता है इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल्स होता है। तो एक 1 मतलब 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जो भी है वो यहीं से होती है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें घोड़ा दिख रहा होगा, एक झूला दिख रहा है, यहाँ पे घोड़ा जो है वो गोल गोल घूमते हैं। तो जो गोल गोल घूम रहे हैं ना वही होता है इसका क्या, वो जो एनर्जी है यानी कि जो मोमेंटम है उसे क्या बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे H कौन है, H यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और R मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है फिगर के अंदर, यहाँ पे एटम पूरा चारों इसके सेल बनी हुई है और यहाँ पे कौन है इलेक्ट्रॉन है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक बीम आई, यहाँ फोटोन बोलते हैं उसको, चलो फोटोन आई, बीम मतलब फोटोन का एक बड़ा पार्ट होता है, तो फिलहाल हम इसको फोटोन बोल रहे हैं। तो यहाँ फोटोन जब आई तो इसका कुछ होगा, मतलब वेव जो भी है फ्रीक्वेंसी इसकी जो भी होगी वो यहाँ लिख दिया एनर्जी। अच्छा हो ये रहा कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ वेव जब यहाँ पे आई तो इस वेव ने मतलब वेव को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब है तो एनर्जी, तो इसने यहाँ पे कर लिया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया और जैसे ही इसने एब्जॉर्ब किया तो ये अगले जैसे इसने ये एब्जॉर्ब किया तो ये अगले सेल में जाके जंप करके देखो ध्यान से, ठीक है। देखो अभी इस वाले में पहली सेल में है और देन उसके बाद ही सेकंड सेल में पहुंच चुका इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा तो देखो यहाँ से उसने एनर्जी को रिलीज कर दिया और रिलीज करने के बाद देन अगेन अपनी फट सेल वापस आ भी गया। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर एनर्जी सेल में चला जाएगा और जब वहां से वो रिलीज करेगा तो वो देन अपनी सेल में वापस लौट आएगा, ठीक है। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, देन वो लो से अपने हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करी कितनी, तो यानी कि जो एनर्जी थर्ड लेवल में है माइनस उसका सेकंड लेवल खत्म, पहले में तो चेंज होगी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन है थर्ड एब्जॉर्ब कर रहा है ना, इसी की बात है, ठीक है। तो उसने एब्जॉर्ब जो करी है तो वो कितनी आई है वो यहाँ पे है इसका, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट बाय रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो जंप करके वापस आ भी सकता है, ठीक है। यहाँ देखो एनर्जी रिलीज सेकंड टू फर्स्ट, सेकंड से कहाँ गया वो फर्स्ट में। चलो तो यहाँ एनर्जी उसकी दो यहाँ से लेस करके निकाल सकते हैं आराम से। अब देखो एनर्जी चेंज डज टेक प्लेस इन अ डिफरेंट मैनर्स। देखो तो यानी कि जो एनर्जी है वो चेंज हुई कितनी हुई है,
तो हम क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा ई इक्वल टू ई एन टू माइनस ई एन वन। तो यानी कि जो सेकंड सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसमें से हम फर्स्ट वाले की लेस कर देंगे। ठीक है, तो एनर्जी चेंज अपने यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ पे N1 क्या है, इनिशियल एनर्जी स्टेट है, और N2 मतलब कौन है, फाइनल एनर्जी स्टेट है। अब देखो, तो बोर फ्रीक्वेंसी रूल, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू ऑफ अ रेडिएशन एब्जॉर्ब, या फिर क्या होगा, इमिटेड व्हेन अ ट्रांजिशन अकर्स। तो न्यू जो है हम यहाँ निकालेंगे इसका, तो यानी कि न्यू जो किसके बराबर होता है, डेल्टा ई अपॉन एच। और ये तुम लोगों को बताया था मैंने, ई बराबर एच न्यू, तो न्यू यहाँ गया, एच इसके सरफेस में चला गया, तो ई अपॉन एच हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ई टू मतलब कौन है, चेंज एनर्जी का, तो ई टू माइनस ई वन, और अपॉन कौन हो गया, एच। ठीक है, तो ये तीनों एक ही है इसलिए इक्वल इक्वल लगा हुआ है। तो यहाँ पे N1 कौन है, एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, और N2 कौन है ना, N2 यहाँ पे कौन है, एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो बोर एटॉमिक थ्योरी क्या चीज है, एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक H, He, Li डबल पॉजिटिव और Be ट्रिपल पॉजिटिव। तो यानी कि जो बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, जो थ्योरी है, वो केवल उन पे लागू होता है जिनके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब वो H हो या He1 पॉजिटिव हो या Li डबल पॉजिटिव हो या फिर Be ट्रिपल पॉजिटिव क्यों ना हो, केवल उन्हीं स्पीसीज पे लागू होगी जिनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, बाकी का अदर पे लागू नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स एनालिसिस है, हालांकि इनका केमिस्ट्री में कोई रोल नहीं है, केवल डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, बाकी का मैथमेटिक्स इसका कोई रोल देना नहीं है। बाकी तो मैं ओनली जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये होता है, ऐसे होता है। बाकी डिटेल जो है इनकी वो फिजिक्स में कराएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में इनका कोई रोल नहीं होता, बट तुमको करा दी जा रहा है, तो एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक, अच्छे से इनके नोट्स जरूर बनाते हैं पर प्रॉपर। अब देखो, तो जो तुम्हारे पास एक एटम है, जो उसकी सर्कल है, और सर्कल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सेंटर में कौन है इसका, न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है इसीलिए फोर्स लग रहा है। फोर्स का नाम होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, जो कि एक अट्रैक्शन फोर्स है। अब देखो यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। देन आगे क्या है कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ दोनों फोर्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम आते हैं कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, तो बोर ऑर्बिट की हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, रेडियस। एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल इक्वल है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एकदम इक्वल है। तो यहाँ पे इसका रख दिया फॉर्मूला, देन इसके बाद रख दिया यहाँ पे इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल जो फोर्स है उसका फॉर्मूला है mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फॉर्मूला है वो है kZe²r²। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि दोनों बराबर हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या बनता है कि हम r से r कैंसिल आउट कर देंगे, m पहुंच जाएगा इसके सरफेस में, फॉर्मूला बन जाएगा v² = kZe²/mr। तो ये रहेगा इसका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन उसके आगे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट। ठीक है, तो यहाँ पे mv² जो है वो किसके इक्वल है, NH/2π के। हमें यहाँ से v निकाल लेना है, mr आ जाएगा इसके सरफेस में, देन दोनों में हम कर देंगे 2 से यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये, तो हम दोनों तरफ दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा v², n का n², h का h², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई² हो जाएगा, और r का हो जाएगा r², और m का हो जाएगा m²। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका समीकरण सेकंड, यानी कि इक्वेशन इसका सेकंड। अब यहाँ पे जब ये भी v² और वो भी v² दोनों हो गए यहाँ पे बराबर, तो समीकरण फर्स्ट जो है दोनों को हमने बराबर कर दिया, फर्स्ट सेकंड दोनों बराबर कर दिया।
और कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हुआ ये कि यहाँ से आर तो आर हमने कैंसिल आउट कर दिया और एम से एम कैंसिल आउट कर दिया। देन उसके बाद कर देंगे इसका क्रॉस इनटू, और क्रॉस इनटू करने के बाद फॉर्मूला बनेगा आर इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जेड एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला किसका, रेडियस का। अब इनके अंदर जो कांस्टेंट चीजें हैं उनका रख देंगे वैल्यू, तो वैल्यू रखने के बाद करेंगे इसकी कैलकुलेशन। तो देखो यहाँ पे एन तो कांस्टेंट है नहीं, बट जेड कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई का मान कांस्टेंट है, एम का मान कांस्टेंट है यानी कि इलेक्ट्रॉन का, और के यानी कांस्टेंट है, और बचे यहाँ पे ई मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ सब के वैल्यू रखने के बाद जो फॉर्मूला बनता है वो आ गया इधर तुम्हारे पास, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स वैल्यू रख देंगे हम, कैलकुलेशन करने के बाद बनेगा आर इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ए नॉट मतलब यहाँ पे कौन है, एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो किस में आएगी, एंगस्ट्रॉन में आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है वो कौन है, अरे भाई आर मतलब कौन है, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट है, तो यानी कि ऑर्बिट नंबर है ये, ठीक है, उसकी कौन है, रेडियस है। एन कौन है यहाँ पे, एनर्जी लेवल, और जेड कौन है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आर मतलब रेडियस हो गया, एन मतलब इसका लेवल हो गया, यानी कि नंबर ऑफ सेल में ऑर्बिट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और जेड कौन है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर पे, यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ, और एंटी प्रोपोर्शनल किसके, एंटी प्रोपोर्शनल है जेड के, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब यहाँ करेंगे इसकी हम कैलकुलेशन। ये किसकी कैलकुलेशन है, ये है वेलोसिटी की, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। अब देखो, तो एंगुलर मोमेंटम तुम्हें बताया था, जस्ट उस मतलब एकदम इक्वल थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब एक बार यहाँ द्वारा देखो, तो यहाँ पे कौन है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट। तुम्हें अभी बताया था मैंने जस्ट उसके ऊपर, सबसे पहले मैंने यही बताया तुम लोगों को। तो जो एम बी आर जो है वो किसके बराबर है, एन एच अपॉन 2 पाई के। जो एंगुलर मोमेंटम है वो इसके मल्टीपल में होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकाले ना वी का मान, यानी कि वी की वैल्यू निकाल लेंगे, एम और आर इसके आ जाएंगे सरफेस में, इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट। देन आर जो है ऊपर से अभी जो निकाला रेडियस, वहाँ से फॉर्मूला हमने ये ले लिया, तो ये बना गया इसका सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें आप दिख रहा होगा, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे इसमें, देखो पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ हमने वो वैल्यू रख दी। अब बना क्या ये, v इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ एन से एन कट जाएगा, एक एच से एक एच कट जाएगा, और 2 से ये 4 कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा कौन अपने पास, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ठीक है। यार देन इसके अंदर भी हम जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद फॉर्मूला बनेगा अपने पास b इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन। जेड और एन तो कांस्टेंट है ही नहीं, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे v मतलब कौन है, वेलोसिटी है, तो पता ही तुम लोगों को। चल आगे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन एन यानी कि वी एन और जेड में। तो तुमने अभी देखा था v जो है वो जेड के प्रोपोर्शनल है और n के एंटी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यानी कि v की कौन है, प्रोपोर्शनल है, और v जो है वो n के क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है, क्लियर। देखते हैं, तो यहाँ पे कौन है, ये टाइम पीरियड। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्विंग कर रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसमें टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे फॉर्मूला, ये अपने पास 2 पाई आर अपॉन वी एन। तो ये बन गया तुम्हारे पास, ठीक है, फॉर्मूला 1.5 इंटू 10⁻⁻16 एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ये बनेगा सेकेंड में, ठीक है। तो जो एन के प्रोपोर्शनल है और जेड के एंटी प्रोपोर्शनल है। आगे देखते हैं, अब ये कौन है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को तुम लोग
न्यू भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हमने एफ लिख दिया जो कि टाइम यानी कि के एंटी प्रोपोर्शनल था, मैंने बताया तुम लोगों को। तो यहाँ पे वही है, जो फ्रिक्वेंसी है वो 1/t, और टी की वैल्यू ऊपर दिखाई तुम्हें मैंने, देखो टी की जो वैल्यू आई थी यहाँ पे, ठीक है, वो रख देंगे हम इसमें। रखने के बाद बन जाएगा फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है फॉर्मूला, ये आ गया फॉर्मूला बन के इसका, ठीक है। अब देखो, तो ये एनर्जी है, एनर्जी या जो एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन कितनी, वो क्या होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल होता है, सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल है इसका दोनों का, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का ऐड। के यहाँ पे कौन है, काइनेटिक एनर्जी, और पी कौन है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे के जो है फॉर्मूला उसका होता है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का -kZe²/r, ये उसका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर हो गया। अब देखो हमने, तो ये हमने उसकी वैल्यू रख दी है, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी है। वैल्यू रखने के बाद जो फॉर्मूला अपने पास बन के आ गया, इस वाले फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया अपने पास निकल के, ठीक है। तो सब उसी का डेरिवेटिव है, दिख रहा है, सब वही है, कुछ नहीं हो। देखो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, लिख लेना, कुछ नहीं इनमें, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, बस टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया हमसे, ठीक है। 13.6 Z²/n², जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एटम इसकी यूनिट रहेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है ये। तो यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो क्या है, टोटल एनर्जी शो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, तो यानी कि नेगेटिव जो है क्या बता रहा है, अट्रैक्शन बता रहा है ओनली, बाकी का उसका कोई रोल नहीं है, ओनली डायरेक्शन बता रहा है। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन मोर स्टेबल देन फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल है, यहाँ देख लो एक बार, जब जेड बढ़ जाएगा तो ई जो है वो कम हो जाएगा, तो जब एन बढ़ेगा तो फिर ई बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जेड कौन है, जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, ई मतलब एनर्जी है, एन मतलब नंबर ऑफ सेल है, ई मतलब एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। यहाँ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस जब बढ़ेगी तो एनर्जी भी उसकी बढ़ जाएगी। ये एनर्जी के कुछ वैल्यूज हैं, इनकी यूनिट अलग अलग है, लर्न कर लेना चीजें, नोट बना के, जैसे तुम्हें आगे लिख कर बनाओगे, ठीक है।